अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर टू जो कि 7 जनवरी को होना था वो लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसकी जो न्यू डेट आई है वो फ़ेज़ टू के साथ 28 जनवरी को है। तो ये बेसिकली दो किताबों पे मुश्तमिल होता है आपका पेपर, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोजी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पेशली फार्माकोग्नोजी जो है वो बहुत मुश्किल लगती है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पोल भी करवाया था, तो उसके अंदर यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बुक लगती है उसके अंदर बच्चों को फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ये फार्माकोग्नोजी। तो अब फार्माकोग्नोजी क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दे रही हैं, फ़ेज़ टू के कुछ बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो फार्माकोग्नोजी जो कि मुश्किल सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, इसके हवाले से मेरे पास स्टूडेंट ने कहा था कि इसके ऊपर कोई ऐसी वीडियो बना दें कि हमें ये समझ आ जाए सारी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस सारी वीडियो के इसका सारी फार्माकोग्नोजी का निचोड़, बल्कि आपकी पूरी फर्स्ट ईयर का निचोड़ मैं आपको देता हूँ अभी। आपकी जितनी बुक्स हैं स्टार्ट से करते हैं अनाटमी। अनाटमी आपने सारी पढ़ ली, तो इसका आपको क्या बेनिफिट है? आपको सिर्फ बोन्स के नाम पता चल गए, तो किसी ने भी आके आपसे ये नहीं पूछना कि यार मेरा जो है ना एंकल जॉइंट मेरा मुड़ गया था, मेरा जो पटेला है वो जाके किसी दीवार में लगा और उसमें दर्द शुरू हो गया। उसने यही कहना यार मेरे गोडे में दर्द है, मेरी जो है एड़ी मुड़ गई, इसके ऊपर किसी ने आके टक्कर मारी, कोई गाड़ी चढ़ गई है ऊपर, तो इसकी मुझे मेडिसिन दो। फिजियोलॉजी है आपकी, बॉडी फंक्शंस आप पढ़ते हैं। तो अपने आसपास कोई भी किसी भी बंदे से आप पूछें जाके अभी ये कि आप जो है सांस सांस और खाने की जो नाली है क्या वो एक है या अलग-अलग है, तो वो भी सोचने लग जाएगा यार सांस मैं मुंह से भी लेता हूँ, खाना मुंह से खाता हूँ, पता नहीं एक है या दो है, क्या कहूँ इसको। वो तुक्का लगाएगा, उसको नहीं पता होगा। लेकिन इसके बावजूद उसे ये पता है कि आपका मैदा खाना हजम कर रहा है, उसे ये पता है कि आपके फेफड़े जो हैं वो सांस लेने में मदद दे रहे हैं। तो आप में और उसमें क्या फ़र्क हुआ फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद? ठीक है। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। अब जो कोरोना आया इसने हर किसी को बता दिया भाई वायरस होता है, हाथों में बैक्टीरिया होते हैं, हर चीज़ होती है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र करना है, फलां चीज़ करनी है, तो इससे हम बैक्टीरिया से बच जाएंगे, वैक्सीन लगवानी है तो इससे जो है वो हम बच जाएंगे। ये पढ़ ली। अब इसमें आप और दूसरे आम उस शख्स में जिसने कुछ नहीं पढ़ा, ये बुक नहीं पढ़ी माइक्रोबायोलॉजी की, आप दोनों में क्या फ़र्क हुआ? इसके बाद फार्मास्यूटिक्स पे आ जाए। किसी ने आके आपसे मेडिकल स्टोर पे ये नहीं पूछना कि यार ये सिरप जो है ये कैसे बना है, इसके अंदर सिरप की कितनी टाइप्स होती हैं, टैबलेट की कितनी टाइप्स होती हैं, कोई नहीं पूछेगा। कोई एक अद्धा आके पूछ लेगा, और तब भी हो सकता है आपको पता ही ना हो कैसे क्या बताना है। ठीक है। लेकिन और ये आपकी भी इतने काम की नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन जो दो चीज़ें, दो किताबें इसमें जो सबसे ज़्यादा काम की हैं, जो आपको अब फ़ायदा देंगी और आखिरी उम्र तक फ़ायदा देंगी, और दूसरे बंदे को जो आपके पास आके पूछे आपसे कि भैया फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर रहे हो, क्या पढ़ा आपने, तो दो किताबें अगर आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोजी। आपके कोई बीमारी है, आपको आपको जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, आपके घर के अंदर आपके वालदैन में से दादा दादी या नाना नानी किसी को है ये मसला, तो आप क्या करेंगे? अगर बायोकेमिस्ट्री आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, क्या करेंगे आप विटामिन डी का इंजेक्शन ला देंगे उन्हें कि ये पिए आप हर हफ्ते बाद, और किसके अंदर डाल के? दूध के अंदर डाल के। फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो जो है ज़ाहिर बात है वो फैट के अंदर ही डिज़ोल्व होगा, ना कि उसको पानी के अंदर डालना है आपने। वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी की जितनी भी सीरीज़ है पूरी, और विटामिन सी। आप उसे ये नहीं कहेंगे कि ये दूध के साथ ले लो, न्यूरोबियान की गोली दूध के साथ ले लो। कोई आके आपको कहे भाई इसको पानी के साथ लो, पानी के अंदर सोल्यूबल है, उसके अंदर दूध के अंदर तो सोल्यूबल ही नहीं होगी, ये आधी वो ज़ाया जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं, साथ में आपने उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली जो बीमारियां पड़ी हैं और इस किस्म की चीज़ें पड़ी हैं, और कि ये किस चीज़ को आपके जाके बूस्ट करती है, इम्यून सिस्टम को क्या बूस्ट कर रहा है, आपके स्किन को, आपके हेयर को, आपके नेल्स को कौन सा विटामिन सपोर्ट कर रहा है, आपकी आई साइट को, आपकी बोन्स को क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है। तो ये चीज़ आप उसे पढ़ के बताओगे। हार्मोन्स आपने सारे पढ़े हैं उसके अंदर, तो उस हिसाब से आप बता दोगे कि आई थिंक इसके अंदर जो है वो फला हार्मोन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से इसको ये बीमारी हो रही है, या आप अपने घर में देखेंगे, अपने आप में देखेंगे अगर आपको इस किस्म का कोई मसला है तो। इसी तरीके से फार्माकोग्नोजी वो सब्जेक्ट है कि जो पढ़ने के बाद अभी आके आपसे कोई पूछे कि यार मुझे ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन बताओ, तो आपने मेडिसिन तो पढ़ी नहीं, आप फ़िलहाल हर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो हर्ब्स के अंदर से आप उसे बता सकते हैं। अब अगर आके कोई हर्ब का ही पूछ ले आपसे यार कोई मुझे देसी जड़ी बूटी बताओ ऐसी कि जिससे मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, तो आप सोचने बैठ जाएंगे। भाई रावुल्फी या सरपेंटीना आपने पढ़ी है, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अजमलीन, जो कि हकीम अजमल ख़ान ने ईजाद किया था, उसी से आप उसे बता दोगे कि इसका बाकायदा ये मार्केट में मिल जाएगी, आपको अजमलीन के नाम से टैबलेट मिल जाएगी,
जो कि किसी भी पंसार के पास जाएं, अजमल दवा खाने की ये टैबलेट मौजूद है, आप उसे कहें भाई आप इस खाना शुरू कर दो, और इसी का ही फिर ये आपके जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप इसकी एक ड्रग भी पढ़ेंगे रेजरपीन के नाम से, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरीके से जब आप फार्माकोग्नोसी को पढ़ने बैठेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर, जो इतनी सारी ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इसके मुतल्लिका जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस हैं, अक्सर लोगों को एक्सट्रैक्शन समझ नहीं आती, तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस अक्सर हम घर में कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी इसको उस हवाले से पढ़ा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी सिंपली आप देख लें स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी, उसको हमने पढ़ना, और उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, किसकी, नेचुरल ड्रग्स की। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन है, इसको आपने एज इट इज़ देख लेना है। इसका आगे इंट्रोडक्शन है, ये किस वर्ड से निकली है इसको आपने देख लेना है। इसका स्कोप मैंने आपको बता दिया अभी, और आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं इसको, क्रूड ड्रग है। आगे इसकी क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसकी शेप की बुनियाद पे। तो आप देख रहे हैं सामने ऑर्गेनाइज ड्रग जो आपके सामने पड़ी हुई हैं, और अनऑर्गेनाइज ड्रग कौन सी हैं। बहुत सारे लोगों को आप में से घर वालों ने अक्सर लाजमी कहा होगा कि यार साथ वाले हमसाए के पास जाओ या किसी से पूछो किसके घर एलोवेरा लगा हुआ है। तो एलोवेरा क्या है, आपकी अनऑर्गेनाइज ड्रग है। आप उसका वो पत्ता एक ले आते हैं कटवा के, उसको कुछ देर आप रख देते हैं, उसके अंदर से एक येलो टाइप चीज़ निकलती है। कुछ देर वो निकल जाए, उसको सारी निकल जाए, आप उसको पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद उसको साफ़ करके आप उसे काट के जो है उसका अंदर वाला जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज ड्रग है। इसी तरीके से खुद खशखास जो है मैंने घर में उगाई हुई है, तो वो देख लें स्टार्ट के अंदर जो है, अगर आप उसका वो एक जो उसका फ्लावर टाइप होता है, एक समझ लें गोल सी चीज़ होती है जो कवर होती है, उसको अगर काटें तो लिक्विड निकलेगा उसमें से, लेकिन वो पड़े पड़े जो है वो बाद में उसके अंदर उसके बीज बन जाते हैं उसके। तो खुद जो है हमने घर में खशखास उगाई हुई है। तो इस तरीके के जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद घर में, तो ये चीज़ें आपको बेहतर याद होंगी। इसका टैक्सोनॉमिकल मेथड है, ये आपने देख लेने हैं। इसका जीनस और स्पीशी, जो किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है, वो जीनस और स्पीशी के ऊपर मुश्तमिल होता है। जैसे एलमंड का है प्रूनस अमिगडालस, और आगे आपके पास एगर है रफिड्रा। इसके आप देख लेंगे फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, ये आपके एज एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके बाद है फार्माकोलॉजिकल मेथड, इसको आप देख लेंगे। हर किसी का अगर हम उसके थेरापूटिक यूज़ की बुनियाद पे किसी भी ड्रग को डिवाइड करें, तो ये आपका फार्माकोलॉजिकली उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद है केमिकल मेथड, केमिकल्स की बुनियाद पे जो ड्रग्स आपके सामने आप देख रहे हैं कि किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा है, और ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, और ये सारे। फिर इसी का आगे आपके पास जो है वो पूरे डिफरेंट चैप्टर हैं। टर्मिनोलॉजीज़ हैं बेसिकली फार्माकोग्नोसी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। ये हर एक एज एम सी क्यूज़ के हवाले से आ सकती है। तो जैसे अब देखें, गाल है हमारे पास, अब नॉर्मल ग्रोथ है ऑन प्लांट डेट इज़ काज्ड बाय इंसेक्ट। किसी भी इंसेक्ट की वजह से अगर प्लांट के ऊपर कोई अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो वो गाल है। इस तरह की सिंपली चीज़ें हैं जो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लीफलेट है आपके पास, अब लीफलेट मेडिसन के अंदर अक्सर होता है, तो आप कहीं वो समझे। वन सेगमेंट ऑफ अ कंपाउंड लीफ, किसी पूरे जो है पत्ते का एक हिस्सा अगर आप उसे काटें तो वो उसका लीफलेट है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपने याद रखनी है। इसके बाद है आपके पास आपका अगला चैप्टर, चैप्टर 4, इवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक है, यानी कि ऑर्गन के हवाले से उसका, यानी कि प्लांट का कोई भी एक हिस्सा है। जैसे बार्क है आपके पास, तो बार्क में क्या चीज़ आएगी, लीफ में, फ्लावर में, सीड के अंदर, हर्ब्स के अंदर। तो इस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे, उसको आपने राइट करना है इसके अंदर। स्टोमेटल नंबर आप देख लेंगे। इसकी डेफिनेशन फिजिकल वैल्यूएशन है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिकली इलास्टिसिटी, उसकी विस्कोसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और स्वेलिंग फैक्टर जो है वो उसमें। और उसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। केमिकल वैल्यूएशन है, तो इसके लिए भी जो टेक्निक्स हैं वो आपके सामने है। टिट्रीमेट्रिक ऐसे, ईस्टर वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू एज एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बायोलॉजिकल वैल्यूएशन, उसकी किस तरीके से है, उसकी टेक्निक्स के अपने नाम देख लेने हैं। ये हर टेक्निक जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकती है, पूरा कंप्लीट कभी नहीं आएगा। और टर्मिनोलॉजीज़ के एंड में जो बड़ी हेडिंग है उसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, या वो जिस तरीके से आपके प्रीवियस पेपर में आया था कि कुछ उसने डेफिनेशंस दे दी थी, बेसिकली 5 डेफिनेशन थी, एक एक नंबर की हर एक डेफिनेशन। इंजाइम का चैप्टर आपने हर आपकी 2 से 3 बुक्स के अंदर ये रिपीट हो रहा है, तो उसको आप देख लेंगे। इसका डिफरेंस पास पेपर में भी आपके रिपीट हुआ था। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी क्लासिफिकेशन का जो है सिस्टम, न्यू मेथड और ओल्ड मेथड, उसको आप देख लेंगे। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर देख लेंगे फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस के अंदर।
ब्रोमिलियन है। इन चीज़ों को आपने लाजमी देख के जाना है। जैसे इसका साइंटिफिक नेम है एनानास कोमोसस, फैमिली है इसकी, और मॉलिक्यूलर वेट है, इसका कलर है, सोल्यूबिलिटी है इसकी। इन चीज़ों को आपने लाजमी देख के जाना है। इसी तरह पेन है आपके पास, ये क्लासिफिकेशन आ गई, मैंने पहले बता दिया। इसके बाद है जी हाइपर सेंसिटिविटी। ये भी बड़ा कमाल का टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होता, तो इसकी प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है जी? रेफर टू अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। यानी कि कोई भी अनडिजायरेबल रिएक्शन है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम आपका वो काज कर रहा है। जैसे कि ठंडा पानी आप पीते हैं, सारे पीते हैं, तो कोई जो जाड़ का मरीज़ है जिसके दांत में दर्द है, वो जब पिएगा तो कहेगा भाई नहीं, मैं नहीं पी सकता, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। जैसे पिएगा एक टीस उठेगी उसके दांत में। तो ये उसका नॉर्मल इम्यून सिस्टम ही जो है वो ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। कई दफ़ा आप इंजेक्शन लगवाते हैं, तो आपने अगर कभी देखा हो अपनी आंखों के सामने, मैंने तो देखा है कि कोई टैबलेट खाई इस किस्म की या इंजेक्शन लगवाया तो रिएक्शन कर गया, उसी टाइम रिएक्शन कर गया। तो ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी की एलर्जी की पहली टाइप जो आप पढ़ेंगे, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये उसको हो गया। इस तरीके से होता है। इसमें अपने मेन चीज़ें देख लेनी है, जैसे कि एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एलर्जन क्या होता है, और जो ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी की डेफिनेशन है इसको अपने एज इट इज़ देख लेना है। तो इन चीज़ों के अंदर आपने डिफरेंस लाजमी देखना है। इसकी ये अगर सिम्टम्स दी हुई हैं तो ये एज एमसीक्यूज आपके पास आ सकती हैं। एलर्जन और उसकी कॉमन जो है वो टाइप्स वो दी हुई हैं। टाइप्स ऑफ एलर्जन है इसके अंदर। कुछ लोगों को फूड से एलर्जी होती है, तो वो भी इधर आई हुई है। तो जिनको फूड से एलर्जी है वो इसके मुतालिक अगर लोगों को क्वेश्चन आ गया तो वो बेहतर तौर पे लिख सकेंगे। कॉन्टैक्ट एलर्जी है, जिस तरीके से ज्वेलरी से हो जाती है, कोई चीज़ पहनने से हो जाती है, अक्सर लोगों को शूज़ पहनने के बाद हो जाती है एलर्जी इस किस्म की, और कुछ को जो है वो क्रीम लगाने के बाद भी हो जाती है, तो वो भी डिलेड के अंदर आएगी। अब एलर्जी इमीडिएट मैंने आपको बता दी, इंजेक्शन लगवाया फौरी तौर पे एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो ज़हरी बात है, फौरी तौर पे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। तो एनाफिलैक्सिस हो सकता है उसके अंदर, एस्थमा भी हो सकता है। जैसे अक्सर लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, तो थोड़ी सी भी मिट्टी के अंदर वो जाए तो उन्हें शदीद किस्म का जो है वो समझ लें शुरू हो जाएगी एलर्जी। तो इसके अंदर जो मीडिएटर होता है आईजीई, यानी कि ये आपका एज एम सी कुछ भी बन सकता है कि फौरी एलर्जी, इमीडिएट एलर्जी के अंदर जो मीडिएटर होता है वो आईजीई आता है। साइटोटॉक्सिक जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट, यानी कि इसकी एग्जांपल आगे है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। मिसाल के तौर पे मदर के जो बेबी है, उन्हें प्रेगनेंसी है, तो जो बेबी है उसका मिसाल के तौर पे आरएच नेगेटिव ब्लड है, वो किसी भी तरीके से लीकेज होती है ब्लड उनका, मदर के ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है, मदर का आर एच पॉजिटिव है, तो वो उसे खिलाफ समझेगी अपने, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेगी और उसको फिर जाके वो डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके अंदर जो मीडिएटर है आईजीएम और आईजीजी, इसको आपने लाजमी देख लेना है एज एमसीक्यूज। और इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़, जब भी आपका एंटीजन आपके बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडी उसके साथ मिलके उसको समझ ख़त्म कर देती है, तो दोनों मिलके एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी कि दोनों का बेसिकली साइज़ बढ़ जाता है। एक एंटीजन दूसरा एंटीबॉडी, उसने जाके उसको इनगल्फ कर लिया, या जो भी उसके साथ सिस्टम किया, उसका साइज़ बढ़ गया। अब वो साइज़ घूमते घूमते ब्लड के अंदर ही है, ज़ाहिरी बात है वो जब भी आपके किडनीज़ के अंदर जाएगा तो किडनी के जो नेफ्रॉन की जालियाँ होती हैं, नेफ्रॉन के अंदर जाके उसने फंस जाना है, तो इस तरीके से वो नेफ्रॉन को आपकी किडनीज़ को डैमेज करता है। इसके बाद डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सामने आपकी है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है इसके अंदर, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। आप कोई भी ज्वेलरी पहन रहे हैं, शूज़ पहन रहे हैं, तो फौरी तौर पे आपको एलर्जी स्टार्ट नहीं होगी, वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, तब जाके वो स्टार्ट होगी। और उसके अंदर जो मीडिएटर है वो है टी सेल्स। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से ये सारी टाइप्स भी समझ आ गई होंगी, एलर्जी की जितनी टाइप्स हैं आपके पास। इसके बाद इनके आप टेस्ट देख लेंगे, रास्ट है, और एक और है इसके अंदर स्किन टेस्ट, एलिसा। तो रास्ट जो है टेस्ट, ये है सिर्फ इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडीज़, यानी कि अगर कोई भी एंटीबॉडीज़ से आप अपने जिस्म के अंदर अंदाज़ा लगा लेंगे कि फ़लाँ चीज़ की एलर्जी है इसको। जबकि जो एलिसा टेस्ट है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हम प्रेजेंस देखते हैं, एंटीबॉडी की भी और एंटीजन की भी। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। सिंपली आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है अवॉइडेंस है। अगर अवॉइडेंस नहीं हो सकती, हो जाती है फिर भी, तो फिर आपके पास एंटी हिस्टामीन है। इस मौसम के अंदर भी अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है पोलन्स की वजह से।
हवा के अंदर जो है कोई जितने भी एंटीजन हैं उसकी वजह से जब भी आप बाइक पर सफ़र करते हैं स्पेशली, तो जब भी आप घर से निकले हैं अपनी मंजिल पे जब आप उतरे हैं तो आपकी आंखों में पानी होगा, नाक में पानी होगा। वो इसी वजह से कि एंटीजन आपकी आंखों के साथ, आपके नोज़ के साथ जब उनका कांटेक्ट हुआ है, तो उसके नतीजे में बॉडी ने जो है वो, आपके नॉर्मल इम्यून सिस्टम ने एक रिएक्शन काज किया कि पानी आना शुरू हो गया, ताकि जो एंटीजन आपकी आंखों के अंदर जाके या आपकी नाक के अंदर चला गया है वो पानी के ज़रिए उसको साफ़ कर दे। अब इसके लिए फिर आपके पास ड्रग्स हैं जो आपने अक्सर लोगों ने इस मौसम में तो लाजमी इस्तेमाल की होंगी, जैसे पीरिटोन है और रिजिक्स, फैक्सेट, ये मोस्टली यूज़ हो रही हैं आजकल। अच्छा, इनके आपने वो मीडिएटर भी देख लेने हैं, जैसे हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये पूरा टेबल है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। क्रोमेटोग्राफी बच्चों को मुश्किल लगती है, तो इसके अंदर भाई सिर्फ रिलेटिव पोलैरिटी पोलैरिटी की बेस पे उसको हम डिवाइड करते हैं। कोई भी एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन है आपके पास, उसके अंदर कितने केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं मिसाल के तौर पे, उसको आपने डिवाइड कर देना है पोलैरिटी के बेस पे। तो अब इसके अंदर अगर आप उसको, जैसे इसकी आगे टाइप्स दी हुई हैं, यानी कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल, इन चारों तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड किस पे करेंगे, ये है आपके पास टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पेपर पे डिवाइड कर रहे हैं इन चारों तरीके से, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर पे कर रहे हैं तो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और अगर कॉलम पे कर रहे हैं तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सिंपली अपनी वर्डिंग के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपको ऊपर वाली चार चीज़ें आती हैं, कि ज़ाहिर बात है असेंडिंग के अंदर ऊपर जाएगा, डिसेंडिंग में नीचे आएगा, सर्कुलर में सर्कुलर शेप होगी उसकी, और रेडियल में रेडियल शेप के अंदर जो है वो जितने उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो इसको आप इस तरीके से अपनी ज़ुबान के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को वो याद नहीं होता, तो उसकी कुछ ऐसी आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंशाल्लाह दोबारा नहीं भूलेगा। जैसे एक्सट्रैक्शन आ गया आपके पास। मेंस्ट्रुम क्या होता है, जो कैनी लिक्विड डेट इज यूज इन फार्मेसी फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, ठीक है, वो मेंस्ट्रुम है। और मार्क जो उसके बाद वेस्ट मटेरियल बच जाएगा उस प्रोसेस के बाद, वो मार्क होता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं, थ्योरी है, ये आप देख लेंगे। जैसे अब आगे इन्फ्यूजन है आपके पास। हॉट मेंस्ट्रुम इज़ यूज्ड, poured on crude drug और क्रश ड्रग एंड अलाउड देम फ्रॉम सुटेबल टाइम। यानी कि सिंपली इसकी एग्जांपल दें आपको, सर्दियों के अंदर अगर आपका दिल कर रहा है जाम शीरी पीने को या कोई भी शरबत पीने को, शरबत आपने डाल दिया कप के अंदर, ऊपर से आपने गर्म पानी डाल दिया, अब आपने उसको हिलाया, या सिंपली जोशांदा ले लो यार, जोशांदा आपने डाला, ऊपर से दूध डाल दिया, चाय डाल दी, पानी डाल दिया, जो कुछ भी डाल दिया, वो आपका इन्फ्यूजन हो गया। थोड़ी देर आपने रखा कि वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाए, तो ये आपका काम हो गया, इन्फ्यूजन प्रोसेस हो गया। डिकॉक्शन है, यानी कि इसके अंदर आपके एमसीक्यूज भी आया हुआ था, हार्ड और वुडी जो चीज़ें होती हैं, लकड़ी वाली चीज़ें, बेसिकली आपके पास एग्जांपल है इसकी दालचीनी वगैरह। तो इन विच ड्रग इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और कोर्स पार्टिकल, दिस ड्रग आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर सर्टेन और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप दालचीनी का कहवा बना रहे हो, दालचीनी आपने डाल दी, साथ में डाल दिया आपने पानी, तो उसका कहवा बन गया। पत्ती का आपने कहवा बनाया सिंपली, तो ये काम हो गया। ये डिकॉक्शन प्रोसेस है आपका सिंपल। इसके बाद है मैसीरेशन, ये लॉन्ग प्रोसीजर है। तो इसके अंदर जो है ड्रग इज पाउडर्ड एंड कवर अप इन पोरस क्लॉथ एंड डीप इन द मेंस्ट्रुम फॉर 2 to 14 days, यानी कि 2 से लेकर 14 दिन तक आप उसे अपने मेंस्ट्रुम के अंदर डिप करके रख देते हो। तो इसमें बेसिकली जो लॉन्ग इस किस्म का प्रोसीजर होता है, ये ज़्यादातर आप देखते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ इस तरीके से बनती हैं, लॉन्ग प्रोसीजर अक्सर 40 दिन का होता है उसका। तो ये भी उसके अंदर एक एज एग्जाम्पल आ सकता है। तो इस तरीके से आप उसको यानी कि लॉन्ग प्रोसीजर के लिए रख देते हैं। तो अगर इसको आपने 2 से 14 दिन के लिए नहीं रखना, पोरस चीज़ आपके पास जैसे टी बैग आते हैं, तो टी बैग आपने सिंपली रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो अब जाहिर बात है 2 से 14 दिन तो नहीं लेता वो, लेकिन उसी किस्म का आपने काम करना है कि टी बैग के अंदर इस तरह का पाउच होगा जिसको आपने मेंस्ट्रुम के अंदर 2 से 14 दिन तक छोड़ देना है। पर्कुलेशन आपके बाद कोई भी कॉलम टाइप, वेसल टाइप चीज़ होगी जिसके अंदर आपकी ड्रग होगी पाउडर फॉर्म में, फाइन पाउडर होगा बिल्कुल बारीक, और उसके अंदर से आपने जो है वो ऊपर से अपना मेंस्ट्रुम डालेंगे, और नीचे से आपको जो है वो आपकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगी जिसके अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके अंदर मौजूद होगा। फिर इस प्रोसेस को आप बार बार कर लें जब तक आपको ये कंफर्म ना हो, या कंफर्म हो जाए कि इसके अंदर जो है वो जितना इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था वो मुझे मिल गया। इसके बाद है डाइजेशन, विच रिजेंबल विद द मैस्चरेशन, इन फैक्ट इट इज़ अ मैस्चरेशन प्रोसीजर इन द प्रेजेंस ऑफ जेंटल हीट। अब मैस्चरेशन आपने पढ़ा कि लॉन्ग प्रोसीजर है,
उसके अंदर आपने सिर्फ समझ लें एक टी बैग है उसको मेस्ट्रम के अंदर छोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर आप उस टी बैग को मेस्ट्रम में छोड़ने के बाद हीट भी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। सोकलेट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और ऑलवेज यूज इन हॉट कंडीशन। तो आगे इसको फिर डिटेल से दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे। ऑर्गेनाइज ड्रग, अनऑर्गेनाइज और ट्रिपल और डबल मैसेरेशन, परकुलेशन, तो ये सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। इसको फिर आप, ज़ाहिर बात है जब आपको समझ आ गया, आपके जहन में इसकी एग्जांपल है, तो आप इसे अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। पॉइजनस प्लांट्स, ये वो चीज़ है कि इसको आपने इस तरीके से याद करना है कि जैसे जीआईटी की टॉक्सिसिटी जो प्लांट्स काज कर रहे हैं उनकी आपने हेडिंग दी जीआईटी टॉक्सिसिटी, सारे प्लांट्स लिखे खुद अपने हाथ से आपने प्लांट लिखे, उसकी लिखी फैमिली, और सारी बात है सिम्टम इसकी एक जैसी हैं। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। इसके सिम्टम्स के अंदर से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं आपके पास पेपर के अंदर। गैस्ट्रिक मिकोजा पे जो प्लांट काज कर रहा है इसको आपने देख लेना है। सीएनएस के ऊपर, सीवीएस के ऊपर, या एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सारे प्लांट्स के नाम लिखें। तो और कुछ नहीं, अगर आपको सिर्फ प्लांट्स के नाम आते हैं, सिम्टम्स आती हैं, तो एटलीस्ट आपके 3 नंबर 4 नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी देख लेना है। अब प्लांट्स को याद करने का वही मैंने पहले आपको फार्मूला बताया था। अगर आपने मेरी कुछ पोस्ट भी देखी हो कम्युनिटी के अंदर, सेक्शन के अंदर, यूट्यूब चैनल पे, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की थी कि जब तक आप इन ड्रग्स को खुद यूज़ नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। जब आप ड्रग यूज़ कर रहे होंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये ड्रग मैंने यूज़ की हुई है, इसका क्या क्या इफेक्ट है और किस किस तरीके से इसका इफेक्ट मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। ग्लाइकोसाइड है आपके पास। अब ग्लाइकोसाइड में आप देख लें, जो आपका सन है सना मक्खी। अब सना मक्खी, इसकी हर्बल जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हैं अपनी फक्कियों के अंदर भी। अगर आप कोई भी फक्की उठा के देखें, अगर आपके मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं, देखें, लाजमी होगी उसके अंदर। और साथ में कब्ज़ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास मेडिकल स्टोर पे भी एक ड्रग आई थी इसी तरीके से, डुफालेक की कॉपी थी समझ लें। डुफालेक की कॉपी बनाया था उन्होंने, लेकिन उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसमें सब में ये लिखा हुआ था सैनोसाइड्स ABCD। ठीक है। अब इसके मेडिसिनल यूज़ आपके सामने कैथार्टिक, लेक्सेटिव और परगेटिव। तो अगर आप इसको खुद यूज़ नहीं करेंगे, कभी आपने इसको नहीं देखा हुआ, तो आपको कैसे याद होगी। तो इसको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जितनी ड्रग्स हैं कोशिश करें कि वो जाके जो है ना पंसारी को कहें यार ये जो है ना मुझे 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, 15-15 रुपए की जो है ना सारी मुझे ड्रग्स दे दो, ताकि मैं उनको देख सकूं अच्छे तरीके से कि क्या चीज़ है इसके अंदर। अब सनम की मिसाल के तौर पे आप में से किसी का दिल करता है ये वीडियो देखने के बाद कि यार मैं इसको जाके बना के देखता हूँ, सनम की आप ले आते हैं। तो इसके जो तिनके हैं, इसके साथ जो इसका रूट का जो हिस्सा है जिसके साथ पत्ते लगे हुए होते हैं, उसको अगर आपने उसी के अंदर यूज़ कर लिया या ग्राइंड कर लिया, तो वो आपके पेट के अंदर शदीद किस्म का मरोड़ पैदा कर देगा। तो यही वो फिर चीज़ें हैं, जब आप पढ़ते हैं डिटेल के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलती हैं कि इसके सिर्फ आपको पत्ते यूज़ करने हैं। और इसके अंदर लिखा भी होगा, लिखा होना चाहिए बायोलॉजिकल सोर्स है इसके ड्राइड लीफलेट, ड्राइड, ठीक है, खुश्क पत्ते चाहिए इसके आपको, और कोई चीज़ नहीं चाहिए। कोई और चीज़ डाली तो फिर वही काम होगा। और इस तरीके से अगर आपको इसकी फैमिली याद रखनी है तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स की फैमिली सेम है, तो फैमिली आप लिखें, और इसके नीचे जितनी ड्रग्स उस फैमिली के अंदर आती हैं वो सारी फैमिली ड्रग्स लिख लें आप। इस तरीके से आपको फैमिली याद हो जाएगी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी तकरीबन नाम से मिलते जुलते होते हैं, वो भी याद रह जाते हैं किसी हद तक। तो फैमिली के अंदर ज़्यादा मसला होता है। क्लास तो आप पढ़ ही रहे हैं कि ये सारे अब ग्लाइकोसाइड चल रहे हैं, तो ये चीज़ें तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। कैशिया आपके पास अमलतास, आपके जुशांदे भी जाके देखें, जो जुशांदा पड़ा हुआ है लाजमी लिखा होगा कि इसमें मलतास डला हुआ है। एलोवेरा आपको मैंने पहले बताया, हर घर के अंदर यूज़ होता है, हर किसी को पता है। तो इसका आपने जैसे भी देखा कि कलेक्शन के भी कुछ 1-2 MCQs आए हुए थे आपके पास पेपर के अंदर जो 7 जनवरी को हुआ है। तो उस हिसाब से आपने इसे देख लेना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नाम से ही मिलता जुलता है, अलोइन, बारबेलोइन। मेडिसिनल यूज़, अगर आपने इसको यूज़ किया हुआ है तो हर किसी ड्रग का आपको कुछ ना कुछ खुद ही लिख लेंगे यूज़ की आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए अगर आपने ड्रग को यूज़ किया हुआ है। मलट्ठी है, ये भी फिर वही बात, तू से या प्लस मलट्ठी, हर किसी ने नाम सुना हुआ है। और ये आपकी क्रीम्स के अंदर भी अब तो यूज़ हो रही है। तो इसका इफेक्ट देख लें, डिमल्सेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, डायूरेटिक भी है, फ्लेवरिंग एजेंट और फूड इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ हो रहा है। डिजिटलिस है आपका कार्डियोटोनिक, इसकी होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन आती है डिजिटलिस के नाम से। तो कार्डियक स्टिमुलेंट है ये, हार्ट फेलर के अंदर जब आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया हो तब ये यूज़ होती है। स्ट्रोफेंथस है आपके पास, आपके सामने है स्ट्रोफेंथस।
तो ये भी कार्डियोटोनिक है, और ये पॉइजनस ड्रग भी है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें। फिर इसके बाद अल्कोलॉइड का ग्रुप है पूरा, इसको भी आपने देख लेना है। एक एज एम सी क्यूज़ आपके पास इसमें से बन सकते हैं। रावुल्फिया है, वो जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, छोटी चंदन, और फिर रेजरपीन के नाम से ड्रग मौजूद है एलोपैथी के अंदर, और अजमलीन के नाम से ड्रग मौजूद है हर्बल फार्मा के अंदर। तो दोनों का फंक्शन सेम है। कैथरेंसस है, ये पौधा वैसे मेरे घर में लगा हुआ था जब मैंने पढ़ा था फार्माकोग्नोजी। तो ये पौधा मेरे घर में लगा हुआ है, और ये सदाबहार के नाम से किसी भी नर्सरी पे जाएं उसे क्या सदाबहार का पौधा दे दो तो ये मिल जाएगा आपको। अब इधर देखें, न्यू एंटी न्यूप्लासिक यानी कि कैंसर के अंदर ही यूज़ हो रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको पता चलेंगी। एफिडरा आपके पास आ गई है, सोमकल्पा या सोमाकल्पा, जो भी आप पढ़ते हैं इसको। तो ये भी फिर वही बात, जो शानदार उठा के देखें लाजमी होगा उसके अंदर। तो अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें, एफिड्रीन और ज्यूडो एफिड्रीन। कोरेक्स डी का शरबत अगर आप में से किसी ने पिया तो उसके अंदर एफिड्रीन डाली हुई है, ठीक है। और इसके बाद आप चले जाएं पैनाडोल सी एफ के अंदर, एरिनेक फोर्ट के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा होगा, ज्यूडो एफिड्रीन। सिर्फ पैनाडोल सिंपली पैरासीटामोल प्लस ये उन्होंने डाल दिया सोमकलपा कि भाई आपका जो है खांसी ठीक हो जाएगी। केमिकल ये ड्रग्स के अंदर से ही वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं और आपको इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो एमसीक्यूज भी आया हुआ था इसका आपके पेपर के अंदर कि ब्रोंकोडाइलेटर और वेजोडाइलेटर है ये, यूज्ड इन फ्लू फीवर एंड एलर्जी कंडीशन। तो यही आपके फिर जुशांदे में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यही चीज़ें जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। साथ में ये कि ये सी एन स्टिमुलेंट आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा करता है। तो जिन्हें बीपी ज़्यादा होता हो एरिनेक फोर्ट नहीं दे सकते उन्हें, ठीक है। इसी तरह कोरेक्स डी भी नहीं दे सकते, और कोसोम ई के अंदर भी आई थिंक यही चीज़ है, तो उसे भी वो सिर्फ उन्हें नहीं दे सकते। इसके बाद ओपियम। ओपियम का सबको पता है, ये वही वाला पौधा है जो मैंने खुद घर में, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उगाया था। ये उसका कैप्सूल है। तो इसके अंदर ही पहले ये लिक्विड होता है, बाद में खुश्क होने के बाद ये इसमें से खसखस निकलती है। तो ये आपके सामने है, नारकोटिक एनाल्जेसिक सेडेटिव। आपका जो टोनाफ्लेक्स पी की गोली आप लेते हैं दर्द के लिए, ट्रामाडोल की गोली लेते हैं या ट्रामाडोल इंजेक्शन लगवाते हैं, वो इसी का ही संभाल डेरिवेटिव है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके बाद है नक्स वोमी का कुचला, पॉइजस नट या फिर वोमिट नट, या फिर इसको हर्बल की जो है आपकी मेडिसन जो है, देसी दवाइयाँ, उसमें जो इसका ब्रांड नेम है वो अजराकी, यानी कि अजराकी की टैबलेट। किसी भी जाके आप अंसारी की दुकान पे कहेंगे मुझे इसकी टैबलेट चाहिए अजराकी की, वो आपको दे देगा। तो ये आपके पट्ठों की ताकत के लिए संभल है, ये देसी मैथ को बाल है एक तरीके से। तो ये कभी ट्राई करके देखिएगा, बल्कि ना ही करें। शदीद किस्म की जो है ये कार्डियोटोनिक है, अगर आपको खुदा न खास्ता आप किसी को बुखार में दे दें तो फिर उसकी छुट्टी समझें। एपिटाइट एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ये, और ख़ुद भी आप घर में इसे बना सकते हैं। वैसे ले आए, ये देगा कोई भी नहीं क्योंकि ये जहर होता है अगर आप ज़्यादा मकदार में ले लें इसको। तो इसलिए इसके साथ जो है काली मिर्च ऐड की जाती है क्योंकि वो इसके जो पॉइजनस इफेक्ट हैं उसको कम कर दे। तो ये फिर वही बात है, ज़ाहरी बात है, जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सिनकोना बार के आपके पास आगे, तो एंटी मलेरियल एंटीपायरेटिक आप जो लेते हैं जाके, क्लोरोक्विन बासोक्विन, वो समझ लें उसी क्लास से इसका ताल्लुक है मलेरिया बुखार के लिए। आगे आपके है हायोसाइमस लीफ, खुरासानी अजवाइन। तो अजवाइन ये वो वाली अजवाइन नहीं है जो देसी अजवाइन है, ये खुरासानी अजवाइन है, लेकिन इसका भी जो है इंग्रेडिएंट है वो आपके सामने, हायोसायामीन या हायोसीन। तो अभी जाके अगर आपके घर में बस्कोपान लाजमी पड़ी होगी, बस्कोपान का उठा के देखें क्या लिखा हुआ है इस पर। सिंपली पैरासीटामोल दर्द के लिए डाल दी उन्होंने, साथ में हायोसीन, कि ये चलो लगे कि ये जो है ना वो देसी दवाई नहीं है, थोड़ा सा इसको जो है हम एलोपैथिक टच दे दें। तो हायोसीन वही चीज़, पेट दर्द के लिए आपकी मसल को रिलैक्स कर देगा, सेडेटिव है, नारकोटिक है, कि आपके पेट में जो स्पाज्म का, दर्द का, अकड़ाव का एहसास हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे अपने डेली लाइफ में कि कितने सारे इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। बेलाडोना डेथ हर्ब, ये भी इसकी होम्योपैथी के अंदर इसी नाम से, बेलाडोना के नाम से ड्रग मौजूद है। इसके बाद आपके वोलाटाइल ऑयल हैं, जितने इसेंशियल ऑयल हैं वो सारे इनसे बनते हैं, जैसे फेनल है। ये सब के अंदर जितनी भी हैं सब के अंदर आप ये एक चीज़ लाजमी लिख सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्टोमैचिक है, यानी कि आपका हाजमा करवाती है, डाइजेस्टिव। ये हर किसी के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर एक और भी था आई थिंक, अभी आएगा आगे। तो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सब के अंदर सेम है, वही बात है। सौंफ है फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, स्टोमैचिक, एक्सपेक्टोरेंट।
यानी कि आपका बलगम खारिज करता है। तो अब अगर आपको बलगम महसूस हो रही है तो आप अपने पास सौंफ रखें, सौंफ खाएं। ये चीज़ें खुद ट्राई करें, इनसे फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप ड्रग पे जाएं, किसी केमिकल इंग्रेडिएंट पे जाएं। आप इन क्रूड ड्रग्स से फ़ायदा उठाएं। फर्स्ट ईयर है, इतना समय ले लंबा अरसा हो गया आपको भी कि आप कह रहे हैं कि साल का मैं कहा था और 2 साल हो गए हैं या 2.5 साल हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखें अपने साथ, हर ड्रग को यूज़ करके देखें क्या असर पड़ रहा है। कैरावे बड़ा आपके सामने ज़ीरा प्लस का जो आता है, तो उसके अंदर जायका ही इसी वजह से है कि उन्होंने ये डाला हुआ है। पेपरमिंट आपका हर जगह यूज़ हो रहा है। पुदीना तो यार आप जो भी चीज़ उठा लो जो ये दावा करती है कि मैं ठंडी हूँ, आप पित्त वाला पाउडर ले लो, क्रीम ले लो, आप कोई चीज़ ले लो, डेटोल ले लो यार, उसके अलावा हर चीज़ के अंदर, जैसे बबल भी आप लेते हो उसके अंदर भी मिंट फ्लेवर, तो ये हर चीज़ के अंदर है इसका मेंथोल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो मेंथोल हो गया, जैस्मिन हो गया, ये खुशबू के लिए हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं इसे। मैदे वाला कोई भी सिरप लेने जाएं तो लाजमी उसके ऊपर पुदीना बना होगा, ठीक है। इसके बाद सिनेमोन, दारचीनी, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप में से किसी को भी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इस वक्त चल रहा है तो ट्राई करके देखें लाजमी इसको। अब हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई भी उन्होंने जो है फ़ायदा नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद इलायची है, ये भी इस तरीके से फ्लेवरिंग एजेंट है मशहूर। आपकी इलायची आती है शाही वालों की, और इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट है पान के अंदर भी, और इस तरह की चीज़ों के अंदर इसको लाजमी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपके पास लौंग। अच्छा, लौंग का फिर आपको जैसे याद होगा, क्यूरिट आप लेते हैं अक्सर जब भी, अगर आप डेंटल डॉक्टर के पास जाएं तो वो भी इसका कोई ना कोई जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो यूज़ कर रहा होता है, और वो क्यूरिट लिख के देता है, या आपको लिख देगा लौंग का तेल लेके जो है अगर आपके दांत में दर्द है तो वो लगाओ। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। हल्दी तो हर खाने के अंदर डल रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और हम जो खाना खा रहे हैं बेसिकली वो समझ है तो एक तरीके से जहर ही, वो शदीद जाके इन्फ्लेमेशन करता है। हमारा जो ऑयल है वो भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर बात है, हल्दी इसलिए डाली जाती है, आपकी अदरक, आपकी लहसुन, आपका पुदीना, धनिया, इस तरह की चीज़ें जो डाली जाती हैं वो यही आपको बचाए हुए हैं अभी तक। इसके बाद आपके पास रेजिन्स, टोलू बाल्सम है, ये आपके सामने है। और सुमाट्रा बेंजोइन है, लुबान। तो लुबान को बेसिकली ज़्यादातर जो है वो समझ लें पीर फ़कीर यूज़ करते हैं धुनी देने के लिए। घर में जो है अगर आपके को कहते हैं कि जादू जन्नात हो गया तो लुबान की धुनी दो। तो इस तरह के इसके जनरल यूजेस हैं इसके। एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक, दोनों कामों में यूज़ हो रहा है ये। कोलूसेंथ है, कोड़तुमा। अक्सर लोगों ने जो देहात में उन्होंने खाया भी होगा इसको, तो अक्सर फक्कियों के अंदर भी इस नाम से आती हैं, कोड़तुमे की फक्की लो। और एसाफियोटिडा हींग है, इसकी भी अक्सर घरों में धुनी दी जाती है इसी वजह से कि आपके घर से जो है बुरे असरात चले जाएंगे, या फिर मच्छरों के लिए भी स्पेशली दी जाती है हींग की धुनी। अक्सर लोग फ़कीर जो है वो लेके फिर रहे होते हैं इसको अपने अंदर, दुकानों के अंदर जाके वो इसकी धुनी देते हैं कि भाई आपकी दुकान जो है वो समझ लो पाक साफ़ होगी अब, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें हैं, अगर आपने पढ़ी होंगी, आपका इनसे वास्ता हो तो आपको पता लगे। जिंजर आ गई आपके पास, ये अदरक है। तो रेजिन्स बेसिकली इनके अंदर एक शेप होती है इस किस्म की कि इनको आप जितना मर्ज़ी पीस लें इनका कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। ये मुकम्मल पीसी नहीं जाएगी। तो मेरे पास भी इसकी एक पिक पड़ी है, मेरे पास अदरक बची हुई है, हालांकि मैं पंसारी से पिसवा के आया था, उसके बावजूद उसके जो है वो जो चीज़ बच गई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा पोस्ट के अंदर, मुझे याद दिलवाइएगा। तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इधर, और यूजेस वो आप खुद लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, वो इसके अंदर शामिल है। अकेशिया आपके पास, अकेशिया से मुराद ऊद, ठीक है। ऊद नहीं, सॉरी, गूंद। कोई भी जो गूंद वाली चीज़ें होती हैं जैसे गोंद कीकर है या गोंद कतीरा, इस किस्म की चीज़ें वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। जो आपके बड़े दरख्त जो हैं वो सेक्रीट भी करते हैं बाकायदा। अगर आपने कभी कीकर का दरख्त देखा हो तो वो लाजमी इसको सेक्रीट करता है, और इसको हम ज़्यादातर जो है वो गर्मियों में यूज़ करते हैं। आपके सिरप के अंदर भी यूज़ होती है, इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। क्यूप्लेक्स जी का सिरप, या क्यूप्लेक्स सिंपल, या क्यूपल गाइड, इस तरह के सिरप अपने लाजमी बच्चों को यूज़ करवाए होंगे जब उन्हें मोशन लगते हैं। तो उसमें यही चीज़ होती है, गूंद। बेसिकली अंदर जाके संभलें, गूंद का काम क्या होता है, चिपका देना। वो जाके आंतों को रोक देती है, उनकी मूवमेंट रोक देती है।
तो इस तरीके से वो संभल मोशन ठीक हो जाता है। अब ये अगर आप अंसारी से लेने जाएं तो बिल्कुल सस्ती मिल जाएगी, बहुत सस्ती होती है, लेकिन इसका सिरप उठा के देखें, जो अब उसका रेट चल रहा है वो तकरीबन 250 रुपये चल रहा है। ठीक है। अब वही उन्होंने इसको सिर्फ एक्सट्रैक्शन का कोई प्रोसेस यूज़ किया, उसको बना दिया सिरप, फ्लेवरिंग एजेंट या ऐड कर दिया उसके अंदर, और उनका सिरप आराम से 250 रुपये के अंदर बिक रहा है। उनका खर्चा उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये हुआ होगा। इसके बाद आगे अगर आपके पास, उसके बाद स्टार्च है। स्टार्च अक्सर मिलावट के लिए भी यूज़ होती है। मज़े की बात बताऊँ आपको, जो देसी घी आप लेते हो उसमें अक्सर वो स्टार्च मिला के दे देते हैं आपको। तो स्टार्च चेक करने का एक तरीका भी था पायोडीन के साथ, वो फ़िलहाल उधर किसी और जगह चला जाएगा टॉपिक हमारा। टैनिन आपके बाद कटैचू कत्था, जिसको अक्सर पान के अंदर भी डाला जाता है, एस्ट्रिंजेंट है और ज़ाहिर बात है फिर ये इस किस्म का ही उसके अंदर वो जायका पैदा करते हैं। नटगाल आपके पास गैलिक एसिड है इसके अंदर, ये भी एस्ट्रिंजेंट है, यूज इन बर्न। इसके बाद है लास्ट फिक्स्ड ऑयल। इसकी भी मैंने एक पोस्ट शेयर की थी और इसका एमसीक्यूज भी आया हुआ था कि इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, स्फिंगोलिपिड। तो प्रूनस अमिगडालिस का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्फिंगोलिपिड है और इसके मेडिसिनल यूज़ आपके सामने है। स्किन पे अक्सर लोग यूज़ करते हैं इसको, मॉइस्चराइजिंग लोशन पे अक्सर लिखा होता है कि इसमें जो है आलमंड ऑयल ऐड है, या फिर आपके शैम्पू पे भी लिखा होता है कि आलमंड ऑयल ऐड है, और अक्सर लोग इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब फिर वही बात कि जब तक आप इन्हें यूज़ नहीं करेंगे, तो जो यूज़ करेंगे आपको हर चीज़ इनकी याद हो जाएगी। इस तरीके से तो आप रट्टे ही लगा सकते हैं, या सिर्फ ये लिखेंगे कि फैमिली लिख ली तो जिसकी फैमिली सेम है उस तरीके से याद कर लिया, और इस तरीके से। तो अब इसको जैसे अब आपके पेपर हो रहे हैं, आप बाज़ार से ले आते हैं अच्छी कंपनी का हमदर्द का, तो आप इससे रोज़ दूध में डाल के पिएँ। तो ये आपका हाफज़ा तेज़ करेगा, आपको जो पेपरों के हवाले से अगर कोई परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन है तो वो ख़त्म होगी। तो मैंने भी ऐसी एक पोस्ट शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो देखे जाके कम्युनिटी सेक्शन के अंदर। और ड्रग बेसिकली याद करने का फिर वही बात, लास्ट बात के तरीका यही है कि आप इन्हें खुद यूज़ करें। कोई आके मेडिकल स्टोर पे आके आपसे ये पूछता है, या आपके घर का कोई बंदा पूछता है, आपका दोस्त कोई पूछता है कि यार मैं दवाई खा खा के थक चुका हूँ, मेरा नज़ला नहीं दूर हो रहा, ज़ुकाम नहीं जा रहा, खांसी नहीं जा रही, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मेरे सीने पे बलगम जमा हुआ है, मैं क्या करूँ। तो अगर आपने ये ड्रग्स इस्तेमाल की हुई होंगी, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस होगा इसके अंदर, तो आप उसे बता देंगे। वरना ना ये आपके लिए फ़ायदा है, ना फिर जाहिर बात है किसी और को क्या फ़ायदा देंगे आप। रात को कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए आपके घर में, आपके घर में कोई दवाई नहीं पड़ी, तो आप तो फिर यानी कि वेले हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपके इतना कुछ पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन जब आप किचन में जाएंगे, आपको पता होगा कि हाँ भाई फलां ड्रग है, किसी का बीपी हाई है, तो मैं इसे जाके जो है, छोटी चंदन मेरे पास पड़ी है मैं दे देता हूँ, नहीं पड़ी छोटी इलायची पड़ी है मैं वो दे देता हूँ, सौंफ पड़ी है मैं वो दे देता हूँ इसको, तो उससे बीपी लो हो जाएगा। आपके पास धनिया पड़ा है वो दे देंगे। तो इस तरह के जब आप एक्सपेरिमेंट खुद करेंगे, आपको तब ये चीज़ें बेहतर तरीके से याद होंगी। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने पढ़ने लगा था, तो मैंने इसको फिर ना सिर्फ इस बुक से बल्कि बाकी दूसरी बुक्स इसकी जितनी हकीम लोग पढ़ते हैं वो सारी मैंने पढ़ी। तो फिर ढूंढते ढूंढते फिर एंड में मुझे वो बुक्स भी मिल गई जो अथेंटिक हैं, जिनमें जो इनका फ़ायदा लिखा हुआ है वो यकीनी है, जो यानी कि संभाले तजुर्बात के बाद जो हर ड्रग का जो फ़ायदा लिखा हुआ है। तो उसके अंदर इसका हैबिटेट भी संभालें, जो सिंपली उर्दू वर्डिंग के अंदर इनका जो सनोनियम है वो भी लिखा हुआ है। फैमिली खैर नहीं है उसके अंदर, लेकिन जितने इनके बेनिफिट हैं और जितने इनकी आपको मार्केट के अंदर जो चीज़ें तैयार शुदा मिल जाएंगी वो लिखी हुई हैं उसके अंदर। तो जब आखिरी लेक्चर हमारा होता था फार्माकोग्नोसी का, तो सारे बच्चे ये कह रहे होते थे कि मैम हमें टेस्ट नहीं आता, हमें टेस्ट नहीं आता। तो मेरी ये बात होती थी कि मैम मैं टेस्ट दे देता हूँ, टेस्ट देने के बाद यानी कि जैसे ही मेरा टेस्ट होगा मैं चला जाऊँगा। तो सारे बच्चे बाकी बैठे भी कुछ याद कर रहे होते थे, कुछ लिख रहे होते थे, और मैं छुट्टी से जो है 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आराम से टेस्ट दिया और छुट्टी। तो इस तरीके से ये बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ें तो। फिर वही बात, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोग्नोजी या वही ड्रग हैं जो आपको फ़ायदा देंगी, और मुस्तकबिल में भी फ़ायदा देंगी और दूसरों को भी फ़ायदा देंगी। ये पढ़ने के बाद ही आप दूसरों को बता सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज होगा कि हाँ भाई देखो मैं ये पढ़ रहा हूँ और मुझे ये इसकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आती हैं। अगर आपने इसमें आप ये ना समझो कि मैं सिर्फ रट्टा लगा रहा हूँ, मुझे चीज़ें आती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको फार्माकोग्नोजी को पढ़ने के हवाले से काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इसी ड्रग से मुतल्लिक दूसरी बुक्स पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं,
तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगा। अगर आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर इनके फ़ायदे शेयर किए जाते हैं तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। आप कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी रिप्लाई दूंगा आपको। अल्लाह हाफिज़।